session along with us. Saurabh ji, we are continuously getting that message. This meeting is being recorded. It's okay, right? It's fine, ma'am. It's fine. Yeah. Okay. अभी आज की हमारी जो speaker हैं, she is with us, none other than Mrs. United Nations Ambassador. She is Mrs. Bharti Chauhan. वो भी बहुत रुचि रखती है और उन्होंने बहुत काम किया है नारी सशक्तता के लिए उन्होंने वो खुद एक माइंड ट्रेनर है, ABC लर्निंग सॉल्यूशंस की फाउंडर है, हमारी महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल विकी महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल की वो प्रेसिडेंट है। और सबसे खास बात ये है कि वो आपकी बुलंदशहर यूपी की है। So I now hand over the mic to her. She will take forward the session with all of you. Thank you. Thank you, Vijayalakshmi ji. Thank you so much. Yeah. And Vijayalakshmi ji इतना grounded हैं. मुझे पता नहीं कितने लोगों को IIT के बारे में पता है। IIT मुंबई से पढ़ी लिखी वहीं से जॉब कर रही हैं। ONGC के बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे बहुत बड़े पद पे कार्यरत हैं। और स्मिता शेट्टी इंटरनेशनली ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट के फॉर्म में इंटरनेशनल कंपनी से हैं। तो यहाँ सब लोग बड़े अकम्प्लिश्ड हैं। पर मुझे ये सुंदर सुंदर चेहरे देखने हैं। क्या हो रहा है ना कि मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के नरौरा, आप लोगों ने सुना होगा नरौरा राजघाट, वहां पे एक गांव है बाजितपुर। वो मेरे पर बाबा के नाम पे वो गांव रखा गया था। तो मेरी जड़ें वहां से हैं और ननिहाल मेरी फर्रुखाबाद की है। तो आज ये जो खूबसूरत शुरुआत हो रही है अपनी जड़ों के साथ, तो मुझे बहुत इच्छा है कि इन चेहरों को भी देख पाऊं। तो जितने लोग भी अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं, मुझे वो थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखा सकते हैं जिससे मैं अपना पुराना गांव, अपना घर, अपने रिश्तेदारों के घर थोड़ा थोड़ा कहीं मैच कर पाऊं और वो देख पाऊं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए नाज़नीन जिस तरह से बैठी हुई हैं, वीडियो ऑन है तो मजा आ रहा है। यदि आप लोग कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा यदि वीडियो ऑन होंगे और ये प्यारे चेहरे मुझे देखने को मिलेंगे। स्मृति, उमा, ममता, अनीता, सचिन चौधरी के उसमें भी कोई हैं, मालती जी मैम नमस्ते। नमस्ते मालती। तो वीडियो ऑन हो सकता है ना मालती? नहीं हो रहा मैम। नहीं हो रहा? अच्छा। तो क्विकली मेरे को ये बताइए कौन कौन सी जगह से आप लोग हैं, कहाँ कौन कौन से गांव से? नाज़नी आप अभी कहाँ बैठी हुई हैं? जी मैम मैं ये बांदा जिले में एक बड़ोखर ब्लॉक के अंतर्गत त्रिवेणी गांव आता है। मैं वहाँ क्या बात है, आप बांदा से पास से हैं। और कोई अपने गांव का नाम बताना चाहेंगे? जी मैम मैं पीलीभीत से। पीलीभीत, क्या बात है। ललौरी खड़ा ब्लॉक। क्या बात है, पीलीभीत मैं खूब अच्छे से जानती हूँ। और बताइए। हेलो मैम। जी मैम नमस्ते। मेरा नाम पूनम, बड़ोखर ब्लॉक से, बांदा से। अच्छा, तो हम बांदा की तरफ से ज्यादा लोग हैं, पीलीभीत बांदा उस तरफ से ज्यादा लोग हैं, राइट? जी मैम। क्या हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ मोबिना बोलिए। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, नमस्ते। जी मैम मैं रामपुर यूपी से हूँ मैम। रामपुर का काम बहुत अच्छा है, आर्ट हाथ का काम रामपुर का बहुत अच्छा है। जी मैम आप आइएगा मैम। मैंने बहुत साड़ियाँ पहनी है रामपुर के काम की। यहाँ की टोपी और चाकू भी बहुत मशहूर है। बिल्कुल। देखो आप सब ये बता के मुसीबत मोल ले रहे हैं। मैं सबसे इंडिविजुअली मिलने वाली हूँ और सबसे वहाँ की स्पेशलिटी लेने वाली हूँ। हम लोग तो बहुत मतलब खुश नसीब हैं, आप हमसे मिलेंगे। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा चलो अब मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों के सिजेरियन ऑपरेशन से बचे हुए, डिलीवरी हुई या कोई और ऑपरेशन हुआ? कितने लोगों का? मैम मेरे हुए हैं। मेरे मालती दीक्षित नाम है मेरा, मेरे हुए हैं मैम। ओके मालती दीक्षित। तो मुझे ये बताओ कि कितने दिन तक ये महसूस हुआ कि
अभी भी दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी पैरों में दर्द है, या फिर डॉक्टर ने कमर में इंजेक्शन ठीक नहीं दिया? मैम मुझे अभी भी दर्द होता है कमर में, पेट। और कोई ऐसा? थैंक यू मैम। लास्ट ऑपरेशन के मैम 7 साल हो चुके हैं। 7 साल? 2 बच्चे से। जी मैम, मेरे Cesarean 3 दो बच्चे। ऑपरेशन मैम 3 ऑपरेशन हुए, सिजेरियन ही हुए हैं। क्या बात है। और कोई मालती के अलावा कोई और ऑपरेशन? पथरी का, टॉन्सिल्स का, कोई और ऑपरेशन? और मैम अभी मेरे अपेंडिक्स भी है जिसका ऑपरेशन होना बाकी है मैम। ओके मालती। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं आपको बताऊं, मेरे टोटल 8 ऑपरेशन हुए हैं और सब बड़े। जी। लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बाद कोई दर्द नहीं रहा। कैसे? तो मैं अब जानना चाहेंगे मैम हम। हाँ, तो आप मुझे ये बताओ, दिल और दिमाग के बारे में सुना है, राइट? बिल्कुल मैम। ओके, दिल और दिमाग में फर्क क्या है? दिल क्या है और दिमाग क्या है? माइंड जिसे बोलते हैं। मैम दिमाग ज्यादा चलता है और दिल जो होता है ना फिसल जाता है जल्दी। वो भावुक होता है, दिल में थोड़ा भावनात्मक जुड़ाव रहता है और दिमाग जो है वो ऊपरी। अच्छा, दिमाग और मन में क्या डिफरेंस है? इतना तो नहीं पता। अच्छा, दिल और मन में क्या डिफरेंस? ये मन क्या चीज है? मन तो मैम चारों तरफ घूमने वाला होता है कि मन बड़ा चंचल। ओके, तो जो मन है ना, मन कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर हमारा, या आपका फोन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सारे सिस्टम को चलाता है, सारी एप्लीकेशंस चलती हैं, व्हाट्सएप चलता है, यूट्यूब चलता है, फोन कॉल होते हैं। लेकिन जब फालतू के बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, पिक्चर्स भर जाते हैं, तो आपका फोन हैंग होने लगता है। मतलब उसका जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा गड़बड़ाने लगता है। तो जो ये मन है ये सॉफ्टवेयर है और जो दिमाग है वो हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लड़ाई में दर्द बॉडी में रह जाता है। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ? जी मैम। ये जो दर्द है ये माइंड में रह जाता है। किस तरह से? आपकी मांसपेशियों की याददाश्त की तरह से। जैसे बिल्कुल। यदि मान लो आपने बचपन में स्विमिंग सीखी, ठीक है, बचपन में आपने तैरना सीखा आसपास की नदियों में, नहरों में। यूपी के तो हर गांव के बाहर एक बड़ी सी सुंदर सी नहर बहती है, गांव में बम्बे बहते हैं। हमारे यहाँ बुलंदशहर वाली टोन में उसे बम्बा कहा जाता है गांव की लैंग्वेज में। तो छोटे छोटे होते हैं ना, नहर से छोटे और नाले से बड़े, वो सिंचाई के लिए रहते हैं, राइट? तो ये जो मन और मस्तिष्क की हम जब बात कर रहे हैं, तो ये चीजें हमारी मसल्स में, कोशिकाओं में रह जाती है। तो जब आप तैरना सीखने गए, आप बम्बे में तैरे, नहर में तैरे, पास की गांव में तैरे, आपने तैरना सीखा। अब बड़े हो गए, तैरना बंद हो गया, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब सपोज आप जा रहे हैं एक गांव से दूसरे गांव की तरफ, नाव में बैठे हुए हैं और नाव पलट गई। उसमें 6 लोग थे, 6 में से 5 वो थे जिनको तैरना कभी जिंदगी में नहीं आता था, और एक आप थे, आपने बचपन में तैरना सीखा था। अब इस नाव में किसके बचने की संभावना है? कौन बच सकता है? जिसने पहले से तैरना सीखा है। जिसने पहले तैरना सीखा है, जबकि वो अभी 20 साल से तैरी नहीं है, लेकिन उसने बचपन में सीखा है। तो ये हमारी मांसपेशी की यादों में रह गया, और क्योंकि हमारी मांसपेशी की यादों में रह गया, दोबारा तैरना सीखने की जरूरत नहीं है। आप 2-4 बार हाथ फेंकोगे और उसके बाद जैसे तैरा जाता है वैसा आप तैरना शुरू कर दोगे। कहने का मतलब है, जैसे ये एक बहुत पॉजिटिव एग्जाम्पल, मैंने बहुत सकारात्मक एग्जाम्पल आपसे किया, इसी तरह से नकारात्मक चीजें भी हमारे अंदर रह जाती हैं, हो रही है। ठीक है? तो जब ये सर्जरीज होते हैं, जब कोई तकलीफें आती हैं, जब कोई नेगेटिव, कोई दुखदाई इंसिडेंस होता है, कोई घटना होती है,
हमारी क्या आदत होती है, यदि मैं आपसे भी पूछूं आप अपने अच्छे टाइम के बारे में बताइए तो आपको 2 4 5 पॉइंट याद आएंगे। मैं आपको बोलूं अपने ऑपरेशन के बारे में बताइए, किसी की घर में मृत्यु हो गई थी तब क्या हुआ था, जब कोई बहुत बीमार हो गया था तो कैसा हुआ था, तो आप मुझे आधा घंटे तक बता सकते हो, भारती जी ये हुआ था, फिर ऐसा हो गया था, उसके बाद यूं हुआ था, उसके बाद ऐसा हुआ था। आप हिंदी में जिसे कहते हैं महिमा मंडित, हम अनजाने में महिमा मंडित करते हैं उस चीज को, और जब हम महिमा मंडित करते हैं वो उतनी ही याद गहरी, डबल, ट्रिपल, 4 गुनी होके हमारे दिमाग में बस जाती है। तो ये जो दर्द आपको 2 साल 3 साल के बाद भी हो रहा है ना, दरअसल ये दर्द उस जगह नहीं है, वो उस मसल में है। सर्जरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर भी आपका दुश्मन नहीं था जिसने बेहोशी की दवा गलत तरीके से बैकबोन में दी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने अपनी मसल मेमोरी में उस याद को स्टोर कर लिया जिसे हमें नहीं करना चाहिए था, और उसको हम रिपीट करते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए। जितना हमने उसको रिपीट किया उतना वो हमारे अंदर गहरा होता चला गया। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूं? बस इतना सा ही डिफरेंस है कि मैं बोल रही हूं कि 16 साल के अंदर मैंने 8 मेजर सर्जरी कराई है, लेकिन मजाल है कि 6 महीने के बाद एक भी दर्द वापस आया हो, या आज भी बाकी दर्द होते हैं, ठीक है, उम्र है भाई, 52 इयर्स की, 52 साल की हूं, 2 बेटे हैं, 1 बहू है, एज हो रही है, वो वाले दर्द है, एज के साथ जो नए आते हैं वो है, लेकिन वो जो ऑपरेशंस हुए थे उसके दर्द बरकरार है नहीं। ये सारा गेम यहाँ का है, मस्तिष्क का है, यादों का है, क्या मैंने संजोया है इस बात का है, मैंने पॉजिटिव को रखा है, सकारात्मक को रखा है या नकारात्मक को रखा है, ये मेरी चॉइस है। तो आज के बाद आपको ये बोलना है कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। आप कोई पूछे अगली बार कितने दिन दर्द रहा तो बोलना अरे वो तो कब का गया, मैं भूल गई। बार बार बोलते जाओगे, 6 महीने के अंदर टाइम लगेगा, इतने सालों से याद रख रहे हो ना, टाइम लगेगा, भूल जाओगे। नाउ अब दूसरा मुद्दा, अब मुझे ये बताओ, आप मत बताओ, मैं बताती हूँ। तो एक दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं पैदा हुई थी, या जब आप पैदा हुए थे, या कोई भी इंसान जब पैदा होता है, तो आपने छोटे बच्चे को कभी ऐसा देखा है कि वो उसको पोलियो है, या उसका एक हाथ नहीं है, या ये लिप की प्रॉब्लम भी बहुत बच्चों में होती है, लिप जुड़ा रहता है, जुबान काटना पड़ता है बीच में से तो वो बोल पाते हैं, या कोई बच्चा बहुत ज्यादा आंखों की तकलीफ लेके पैदा होता है, या कोई काला है, कोई गोरा है। आपने कभी बच्चों में ये चीज देखी है क्या कि वो एंजॉय करने में कमी करते हैं? वो तो मस्ती करते रहते हैं ना। 3 साल का बच्चा, उसको पोलियो है कि पोलियो नहीं है, नहीं चलना आ रहा तो ऐसे ऐसे करके जमीन पे चलता है और खूब हंसता है, जी भर के हंसता है, खूब जी भर के एंजॉय करता है। तो जब हम लाइफ में पैदा होते हैं हम भी वैसे ही होते हैं, खूब लाइफ को एंजॉय करते हैं। उसके बाद रोल आता है परिवार का, समाज का, गांव वालों का, पड़ोसियों का। जब ये रोल आता है तो क्या होता है, अरे उसकी लाली बड़ी गोरी, बड़ी मलूक है, ऐसा दूध सा रंग है, क्या बताओ, छुओ तो मैली हो जाए। उसकी लाली बड़ी गोरी, बड़ी सुंदर, और उन्हीं के छोटे बेटे की लाली देखो कैसी काली है, कैसे शादी होगी। अरे उसकी बेटी इतनी दुबली है, उसका बेटा इतना दुबला है, वो इतनी लंबी है, वो इतनी छोटी है, उसे तो बात ही करना नहीं आता। और जब ये सब चीजें बोली जा रही होती हैं तो वो जो छोटा बच्चा है ना, उसके दिमाग पे ये इम्प्रेशन बनते जाते हैं। जो अभी मैं दर्द के इम्प्रेशन की बात कर रही थी ना, कि हम दर्द को दिमाग में संजो लेते हैं बतौर याद के, इसी तरह ये जो कमेंट्स जब आते हैं इनको भी हम संजोते जाते हैं, उसके साथ हम बड़े होते हैं। इसके अलावा दूसरा फैक्टर होता है, जब हम बड़े होते हैं, जब हमारे शरीर में शारीरिक रूप से चेंज आने लगता है, मतलब हम
बच्ची से युवा युवती की तरफ बढ़ते हैं, तब हमारे बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे जैसे हमारा शारीरिक चेंज आता है, वैसे वैसे हमारे आसपास के लोगों की निगाहों में चेंज आता है। तो जो लोग अभी बहुत दूर से बात कर रहे थे, वो बड़े प्यार से नजदीक से बात करने लगते हैं। आप बस में चढ़ते हो तो जानबूझ के धक्का लगा के चढ़ते हैं। होता है ना ऐसा, जब हम कॉलेज जाते हैं, बसों में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, होता है ना हम सबके साथ। कोई शहर का हो, कोई गांव का, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर कई बारी दूर के ही नाते रिश्तेदार हो या पास के हो, जो भी हो, वो अनचाहे जो मेरी इच्छा के खिलाफ एक गलत तरीके से मुझे टच करने की कोशिश करते हैं। यकीन जानिए उस समय दिल ये करता है कि पलट के एक थप्पड़ मारो। करता है ना, किसी ने अनजाने में टच कर दिया, कोई बस में धक्का लगा के चला गया, जी में आता है एक चांटा मारो। मान नहीं पाती, क्यों? मम्मी पापा, चाचा ताऊ, दादी दादा, नानी नाना सबने सिखाया तुम अच्छी बच्ची हो बेटा, तुम अच्छी लड़की हो। बिना बात बड़ा बड़ा सीन नहीं क्रिएट करते, बिना बात तमाशा नहीं क्रिएट करते। अभी जो एक को पता है वो 4 लोगों को पता लग जाएगा, बदनामी होगी। अच्छी लड़कियां चुप रहती हैं, जोर से बोलती नहीं है, जोर से हंसती नहीं है, तो वो अच्छी लड़कियां मन ही मन में रोते रोते बड़ी होने लगती है। बात सही है, नहीं है, गलत है? कितनों को लग रहा है सही है? हाथ से उठा दे। हाँ, मुबीना जी ने उठाया। हाथ उठा के मुझसे बात कर लेंगे तो भी सही लगेगा। और तीसरी चीज होती है, जब मेरे अंदर कोई कमी होती है, ठीक है ना, मेरा हाथ, मेरी उंगली टेढ़ी है, मेरा हाथ बचपन में कट गया, मेरा पोलियो था, मेरी बचपन से आंखों की दृष्टि खराब है, मैं बोलने में हकलाती हूं, तो लोग बोलते रहे भाई इसकी शादी कैसे होगी, लंगड़ी है, लंगड़ा लड़का लाना पड़ेगा। हाथ खराब है, हाथ खराब वाला ही लड़का शादी करेगा। क्यों भाई? शादी होगी तभी मैं पूरी होंगी, पूरी पूर्णता तभी आएगी जब मेरी शादी होगी। नहीं हो पाई तो क्या? तो क्या मैं पूरी नहीं हूं? पूर्णता नहीं है मेरे अंदर? समझ रहे हैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं? मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही, मैं ये सब नहीं कह रही कि शादी नहीं करना है या किसी के अगेंस्ट जाना है। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे अंदर मेरा जो विश्वास डगमगाने की कमी, जो मेरा आत्मविश्वास कम होता है, या मेरे अंदर टैलेंट होने के बाद भी मैं वो काम नहीं कर पाती जो मैं करना चाहती हूँ, उसका रीजन मेरी कमी नहीं है। उसका रीजन वो समाज है जो पोस्टमैन की तरह काम करता है। पोस्टमैन क्या करता है? किस डाकखाने में चिट्ठी गई है, ग्राम बाजितपुर, उसकी पिन कोड 2213, 13 नंबर, ये 13 नंबर की चिट्ठियां इधर गई, 15 की चिट्ठियां उधर गई, 20 की चिट्ठियां उधर गई। तो ये स्टैंपिंग और पिन कोड का काम जो होता है, ये समाज करता है। ये सिर्फ स्त्रियों के साथ हो रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है, पुरुषों के साथ भी, बच्चों, लड़का लड़की जो भी बच्चा, अनजाने में होता है, जानबूझ के नहीं किया जा रहा, अनजाने में हो रहा है। और उसके बाद ये जो छोटा बच्चा धीरे 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 जब बड़ा होता है, तब क्या होता है? ये बच्ची जो बड़ी होती है, तब वो ये मान के चलती है कि मेरे अंदर कमी है। जो मेरी सहेली है या मेरी चाचा की लड़की है, मेरी बुआ की लड़की है, बहुत गोरी है, बहुत सुंदर है, सबने बोल रखा है उसकी शादी जल्दी हो जाएगी, मतलब वो बहुत किस्मत वाली। मैं काली हूं, मैं मोटी हूं, कम से कम 5-10 आएंगे लड़के वाले देखने, क्योंकि हक तो लड़के वालों को ही मिला हुआ है। वो देखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे और चले जाएंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। फिर जिस दिन जिस लड़के ने भी हाँ कर दी, चाहे वो जैसा भी हो, वो मुझे पसंद है या ना पसंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी हो गई भाई।
कलेक्टर से कम थोड़ी ना हूं मैं। जब मेरी शादी हो गई तो जिंदगी में करना ही मैंने क्या था। उसके बाद बच्चे मैंने पैदा किए हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो बेचारे जो हस्बैंड है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं वो मेहनत नहीं कर रहे, वो दिन रात काम कर रहे हैं, वो 4 पैसे कमा रहे हैं। पैसा उतना ही है, खाने वाले ज्यादा हो गए हैं। मेरी पूरी सामाजिक पारिवारिक जो भी मेरी व्यवस्था है वो हिलने लगी है। लेकिन मेरे पास टैलेंट होने के बाद भी मैं 4 पैसा नहीं कमा सकती हूँ, क्योंकि मुझे आजादी नहीं है। मैं बहुत अच्छी टेलर हूं, मैं टेलरिंग का बुटीक खोल नहीं सकती, क्योंकि मेरे जो वो घर वाले हैं जिस घर में मैं हूं, उनको लगता है कि तुमने बुटीक खोला, लोग कहेंगे अरे क्या टेलर बन गई तुम्हारी बहू। या ब्यूटी पार्लर खोला, बोले मसाज कर रही है, दूसरों के हाथ पैर साफ कर रही है। ट्यूशन पढ़ाने लगे तो मुश्किल है, ट्यूशन पढ़ा के गुजारा कर रही है। ये ओवरऑल जो भी कुछ हो रहा है, ये फिर मेरे जो पर्सनालिटी, जो मेरा व्यक्तित्व है, उसको इतना इफेक्ट करता है कि मैं अपने आप में खुद को एक कमजोर इंसान मानना शुरू कर देती हूँ। डिपेंडेंट हो जाती हूँ। डिपेंडेंट अमरबेल होती है, अमरबेल देखिए, पीली वाली बेल जो हरे हरे पेड़ों पर चढ़ती है, मुझे वो रूप दे दिया जाता है। खुदा न खास्ता मेरे पति की मृत्यु हो जाए, फिर तो कहर टूट पड़ा, या मेरा तलाक हो जाए। भाई घर में मारपीट हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं जिया जा रहा, नहीं लिया जा रहा, घर नहीं जा सकती। माँ बाप ने बोल के भेजा था जहां जा रही हो वहीं से तुम्हें वहीं जीना है, वहीं मरना है, वही तुम्हारा परिवार है, वही तुम्हारी इज्जत है। बहुत अच्छी, मैंने मान लिया। तो मैं एक पूर्ण व्यक्तित्व लेके मैं पैदा हुई थी हो गया वो थी। उसके बाद मैं धीरे 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 मैं किस और चल पड़ी, नहीं पता। क्या क्या मेरे ऊपर नाम लगे वो भी मुझे नहीं पता। इतना पता है नाकामी जब आई तो वो मेरे हिस्से में आई। तो सबसे पहले यदि आपको एक सफल व्यक्तित्व बनाना है तो सबसे पहले ये जो चीजें भरी है दिमाग में, जो आपकी अपनी नहीं है, इनको आपको निकाल के बाहर फेंक देना है। तैयार हो? तैयार हो? मैं किसी से कुछ पूछने वाली नहीं हूँ आपका क्या एक्सपीरियंस, कुछ नहीं पूछूंगी। डरो मत कि मेरे बारे में उसको पता लग जाएगा, मैं कुछ नहीं पूछूंगी आपसे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, तैयार हो? बिल्कुल मैम, बिल्कुल तैयार लिखना आता है? लिखना आता है? लिखना आता है? बिल्कुल मैम, आता है। फैंटास्टिक। एक पेज लो, एक पेन लाओ, एक पेज और एक पेन लेके आओ। जो जो बोलती जाऊंगी करते जाओ। अगला 5 मिनट 6 मिनट जो बोलूंगी करते जाओ। एक पेन और पेपर लो। नाज़नीन, एक पेन और पेपर उठाओ। ऑल ऑफ यू, आप सब। जी मैम। ले लिया? जी। अब इस पेपर में, नाज़नीन आपने लिया पेन और पेपर? पेन और पेपर निकाला आपने नाज़नीन? एक पेन लो और पेपर लो, और घर के साथ के लोगों से साथ में मत बैठो, अकेले बैठो। बच्चे पति सबको बोलो मेरे को आधा 2 घंटा मेरे को आराम से बैठने दो। जी ठीक है, सबको बोलो गुड बाय। 2 घंटे के लिए गुड बाय, ठीक है? ओके। मुझे बहुत मजा आ रहा है, पता है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने लोगों के साथ बात कर रही हूँ, अपने ही लोगों। मैम इसी तरह हमें भी लग रहा है मैम। लग रहा है ना? बिल्कुल मैम। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बड़े सालों बाद अपने यूपी में गई हूँ और उन लोगों के साथ बैठ के बात कर रही हूँ। मेरा मायका मेरे सामने खड़ा है। क्या बात, मजा आ गया। मैम एक बार यूपी आइए और हमारे बांदा आइए। जी जरूर, पक्का आऊंगी, पक्का आऊंगी। चलो पेपर आ गया, पेन आ गया?
अब इसमें आपको ये आपका पर्सनल है, ठीक है, ये आपकी चीज है, प्राइवेट है। आपको क्या लिखना है? आपको एक वो पहला इंसिडेंस लिखना, पहली वो घटना लिखना है जब आपको दुख हुआ था इस बात का कि इस इंसान ने मुझसे ऐसा कहा कि अरे तुम तो काली हो, या ये इसको तो दिमाग ही नहीं है, किसी काम की नहीं है, ये बड़े होके क्या करेगी, अरे ये तो बोझा है, अरे मुझे तो लड़का चाहिए था, लड़की पैदा हो गई, अरे राम फलाने की लड़की ऐसी है। जो भी घटना, जो भी एक पहला आपको जिससे दुख तो वो 4 लाइन में, ज्यादा लंबा नहीं लिखना, बस 4 लाइन में आप उसको लिख दो अपने पेपर पे, किसी को दिखाना नहीं, आपका पेपर है वो। सारे लिखो। मैंने भी किया है ये एक्सरसाइज, पता है मेरे अंदर भी बहुत तकलीफें थी, बहुत ज्यादा थी, मैंने भी किया है ये, तब जाके तो यहाँ अभी बैठ के बात कर पा रही हूँ। जो कब हो जाती है? सॉरी, क्या लिखना है? अपने साथ बीती हुआ कुछ पहली बार, सबसे पहली बार जब आपको ये महसूस, छोटे बच्चे थे, आपको कोई चीज बुरी लगी थी कि अरे इसने मुझे ऐसा बोल दिया, समान का छुआ था, लड़का लड़की का फर्क, बहनों में कोई सुंदर कोई कम सुंदर, कि काली है कि पीली है कि लंबी है, व्हाटएवर, जो भी चीज पहली बार बुरी लगी थी, टीचर ने, चाचा ताऊ ने, माँ बाप ने, किसी ने, लिखो उसे सिर्फ 4 लाइन में, छोटा सा। जिनके वीडियो बंद है उनको भी लिखना है, नहीं तो फर्क उन्हें ही पड़ेगा जिनके वीडियो ऑन है। जो लोग बंद करके भी अटेंड कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखना सबको है। 4-5 मैम मेरा तो खुला हुआ है। हाँ बेटा, हाँ माधवी, मालती, यस। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जो भी हो बढ़ के छीनी जाती है, अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात नहीं। लिख लिया? अब क्या लिखना है आपको? दूसरी चीज इसी में आगे लिखना है, यदि जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हो, यदि आप कोई अपनी बिजनेस करना चाहते हो, आप कुछ पढ़ाई की क्लासेस शुरू करना चाहते हो, आप 4 पैसे कमाना चाहते हो, जो भी कुछ करना चाहते हो, वो कौन से 5 डर हैं जो आपको करने से रोकते हैं? हस्बैंड मना करेंगे, सासू माँ मना करेगी, मुझे डर लगता है, मेरे में अंदर से हिम्मत, वो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो वो डर आपको लिखने हैं इस पैराग्राफ के बाद? 5 डर जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। पांच डर अपने लिखिए। अगर कोई दे तो मेरे रास्ते में वो कहीं भी हो, तो मुझे नहीं चाहिए, मेरी मम्मी पापा
सबने कर लिया? बाकी अभी? बहुत बढ़िया। ये बच्चों की आवाज आ रही, इनसे बोलिए किचन में से माचिस लेके आएंगे। किचन में से माचिस बुलाओ, और जो जो मैं करती जाऊंगी बोलती जाऊंगी वैसा वैसा करना है। माचिस बुलाओ, घर मत जला लेना बस। इस अतीत की घटना को और इन डरों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है? ये 10,000 खर्च करके आप इंस्टीट्यूट में जाते हो तब ये कराई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये दिमाग पे बहुत काम करती है। लेकिन अब इसको जलाने का एक तरीका, ये आपका वो एक्सपीरियंस है, ये आपके डर हैं, ठीक है? अब जब आप इनको जलाएंगे तो मैं दिखा रही हूँ आपको आप इसको तब तक पकड़ेंगे जब तक कि आपको ये ना लगे कि मेरी उंगली अब जल जाएगी। आप उस हद तक पकड़ेंगे जब आपको लगेगा कि अब मेरी उंगली पकड़ी रही तो जल जाएगी, क्योंकि वो टाइम है जब आपके दिमाग को मैसेज जाएगा कि आपके डर जा रहे हैं। आपकी जिंदगी से जो लोगों ने जो भी कुछ बोला था, देखिए मैं कब तक पकड़ी हूँ, कब तक पकड़ी हूँ, कब तक। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए, इस तरह से अब आप लोग जलाएंगे। ये वो पहला कमेंट जो किसी ने आपको बोला था, बिल्कुल आखिरी तक ध्यान रखिए, घर की कोई चीज जलनी नहीं चाहिए। बिस्तर पे बैठे हैं तो जमीन पे आइए, पास में कुछ स्लीपर या कुछ चीज होनी चाहिए जिससे आप दबा सकें। ये वो पहली घटना और आपके ये 5 डर आपकी जिंदगी से आज लगभग 90% जाएंगे। 100% तो नहीं बोल रही, अभी 1-2 बार और करना पड़ेगा। इस थॉट के साथ, इस विचार के साथ कि आज ये डर आपकी जिंदगी से जा रहे हैं। वो कमेंट में जा रहा है जो किसी ने कहा था कैसी है, ऐसी है, वैसी है, जो भी कहा। मैम बड़ी खुशी हो रही है इसे जलाकर, है ना? बहुत खुशी होती है जी। अरे यार, आज आपको एक काम और रात में करना है, जो आपको खुद करना है और प्राइवेटली अकेले करना है। वो सिर्फ सब आपका ही है। तो आप क्या करोगे, आज आप अपनी जिंदगी की कहानी लिखोगे रात में, जब ये सेशन खत्म हो जाएगा। हर वो थोड़ा म्यूट करो ना अपने आप को, जहां से पैरों में से जो आवाजें आ रही हैं। तो आज आप क्या करोगे, एक छोटी सी चीज की कितनी खुशी होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हल्का फील करोगे जब आज रात को आप अपनी घटनाएं लिखोगे। उन घटनाओं में आप एक एक करके हर चीज लिखते जाओ। आप भी यूपी से हैं, मैं भी यूपी से हूँ, मैं भी छोटे गांव से ही मेरी जड़ें हैं। मुझे पता है हमारे घरों में फिजिकल तौर पे भी हाथ बहुत उठाया जाता है, पति के द्वारा हाथ बहुत उठाया जाता है और उसको बहुत नॉर्मल लिया जाता है। तो जो घर वालों ने पहले किया कि हमारे कॉन्फिडेंस में कमी आ गई, हम क्या पढ़ना चाहते थे पढ़ने नहीं दिया, या सब्जेक्ट वो लेने नहीं दिया, या कम उम्र में शादी कर लो, या शादी नहीं, या जो भी पहले माँ बाप की तरफ से आया। उसके बाद आप जब दूसरे घर में आते हो तो वहां फिर डोमेस्टिक वायलेंस जिसे बोलते हैं ना, कि हाथ उठाना, और उसको इतना नॉर्मल लिया जाता है कि अरे तो क्या हो गया, पति नहीं तो लगा दिया, 2 हाथ आइए, शुरू हो गई, ऊपर आइए, शुरू हो गई। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हर दिन अपने व्यक्तित्व के ऊपर धक्का मारती हैं, कमजोर बनाती हैं। गृहस्थी भी बचानी है, अपने आप को भी बचाना है, गृहस्थी को भी लेके चलना है, लेकिन बतौर इज्जत के साथ, इज्जत के साथ लेके चलना है। तो ये जो क्लीनिंग, देखिए हाथ उठाना तो बहुत ही गलत बात है, आप प्यार से समझाइए, हो रहा है तो उन्हें प्यार से समझाइए कि सही नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए ऐसी चीजें, ऐसी याददाश्त आपके दिमाग में रह गई हैं,
आप ये पूरी प्रोसेस, आप अपनी जिंदगी की कहानी लिखिए। जब जब ये इंसिडेंसेस आपके साथ हुए आप उनको लिखिए। यदि किसी ने आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, जब आप छोटी थी, बच्ची थी, किशोरावस्था में थी, किसी ने गलत तरह से छूने की कोशिश की, किसी रिश्तेदार ने गलत तरीके से हाथ लगाया, या कोई भी ऐसी याद जो आपको लगता है ये मुझे तकलीफ देती है, आज आप पूरा चिट्ठा लिखना अकेले बैठ के। आज नहीं लिख पाओ, कल लिखना। जब आप अकेले अपने लिए वक्त निकाल सकते हो, आप उस समय सारा कुछ लिखना। कहाँ कहाँ क्या क्या बुरा लगा। यदि आप माँ हैं तो बतौर बच्चे ने जब कुछ बोला तो क्या बुरा लगा, हर एक चीज। और उसको आप इसी तरह फाइनली जलाएंगे। समझ गए? जैसे अभी आपने किया, इसी तरह उसको आप फाइनली जला देंगे। इस थॉट के साथ, इस विचार के साथ कि आज के बाद मैं इन सब अनुभवों से, इन सब घटनाओं से मुक्त हो रही हूं। समझ रहे मेरी बात को? किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ कहना है कि मैम आप कह रहे हो लेकिन ऐसा होता नहीं है, या कर नहीं पाते, या मेरा व्यक्तित्व यदि खुल भी गया तो मैं उससे क्या कर लूंगी, ऐसी कोई चीज शेयर करो तो फिर मैं उसके आगे आपको रास्ता बता पाऊंगी। यदि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे। हेलो, हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम करना चाहें और ना कर सकें। हेलो मैम। हाँ ममीना। मैम मुझे आपसे एक बात क्लियर करनी है। जैसे आप बता रहे हैं कि अपनी घटनाओं को लिखिए और उसको मतलब चलाकर, थोड़ा ये मैंने बहुत किया है जब से स्टार्टिंग में। मतलब मैं डीपली को प्रॉब्लम तो हर लड़की के साथ है, ठीक है, लेडी के साथ है, तो मेरे साथ भी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स थी, वो भी मैंने ऐसे ही स्टार्टिंग में लिख लिख कर जलाया है बहुत। लेकिन बहुत अच्छा लगा है और मैं बहुत मतलब बहुत हल्की जैसा महसूस करते हैं ना, बहुत हल्का महसूस करा। उसके बाद फिर मैंने बाहर अपना कदम निकाला, अपने आप को आगे बढ़ाया एजुकेशन में, और आज मैं जॉब करती हूँ। जो लोग मुझसे ये कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकती और तुम एक लड़की हो, बस तुम सर पट्टा ओढ़कर अपने घर पे बस चपातियां बेलो, तो मैं उनसे सबसे यही कहना चाहूंगी कि औरत को कमजोर ना समझें। वो एक मर्द को जन्म दे सकती है तो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात। तो मैम ये मुझे पूछना है कि आज भी बहुत सी लड़कियां जो जॉब करती हैं किसी भी सेक्टर में हो, खैर मैं तो सोशल वर्कर हूँ, तो मैंने देखा है फील्ड में कि लोग शेयर करते हैं, मुझसे लड़कियां शेयर करती हैं। मेरी फ्रेंड, मैं आपको एज अ फ्रेंड मतलब बताना चाह रही हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे शेयर किया था कि एक बार वो जॉब जहाँ करती है तो वहाँ के किसी वर्कर ने उसके साथ बदतमीजी की थी, और वो बात वो क्लियर नहीं कर पाई थी। वो बात मतलब उसने क्लियर नहीं करी ना फैमिली में कहीं भी। उसको मैंने समझाया था कि उसको क्लियर करना चाहिए, बट उसने जब अपने बॉस को ये बात रखी मेरे कहने पर, मतलब ऑफिस में जो अधिकारी होते हैं उन तक बात लिखित में पहुंचाई, बट तभी वहां पर भी उसको चुप करा दिया गया। उसको समझा दिया गया कि नहीं, ये इज्जत तुम्हारी खराब हो जाएगी, तो इस तरह से ये हो जाएगा, तुम चुप रहो, अगर तुम्हारा नाम निकल गया तो तुम बदनाम हो जाओगी, तुम्हारी शादी नहीं होगी। हजारों तरह से उसको मतलब बहुत उसको उसको मेंटली टॉर्चर करा गया, और वहां से वो रिजाइन भी नहीं कर पाई क्योंकि उसकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, वहां से जा भी नहीं सकती थी। लेकिन मुझे ये तकलीफ हुई सुनकर कि पढ़े लिखे होने के बाद, एजुकेटेड होने के बाद, बड़े बॉस अधिकारी होने के बाद भी तुमने उसी वर्कर को वहीं रखा हुआ है, उसको निकाल के बाहर नहीं किया। उस लेडी को बार बार आज भी उस लड़की को टॉर्चर करता है, उसको मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली उसे टॉर्चर करता है कहीं ना कहीं। तो मैम इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने तो उसको समझा दिया। दो तरीके हैं। एक होता है कि जब ये मेरे साथ हो रहा है, देखो उनके साथ वहां हुआ, मैं भी सालों से कॉर्पोरेट सेक्टर में रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, उसके बाद अपनी खुद की कंपनी रन कर रही हूँ। ये हर सेक्टर में है, ये किसी एक जगह नहीं है, ठीक है। ये इंसान की फितरत है और वो किस तरह से उसकी परवरिश हुई है ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये हो रहा होता है तो मुझे अपनी जो लड़कियां हैं, अपनी जो बच्चियां हैं, अपनी जो बहनें हैं, मुझे उनको इतना तैयार करना होता है कि किस तरह से रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। यदि मान लो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, मान लो किसी ने रूम बंद है, टच करने की कोशिश की है, शोर मचाना है, किसके पास जाना है, इज्जत
किस हद तक इज्जत को बचाने के लिए कौन सी इज्जत के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो वहीं बहुत ज्यादा शोर उस मोमेंट पे हो जाना चाहिए, उसी वक्त हो जाना चाहिए। तो जब हम अपनी बच्चियों को ये तैयार कर रहे हैं जॉब्स के लिए, उसी वक्त इतना औरत की आवाज में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है। यदि फुल वॉल्यूम पे आप चिल्लाओगे ना, 10 मील तक बोलते हैं ना कि उसकी हवाएं उड़ेंगी। यदि आपने फुल वॉल्यूम पे चिल्लाया, इतना थरथरा जाता है इंसान। तो या तो वो अप्रोच हो वहीं के वहीं। अप्रोच नंबर 2, यदि ये कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड, तो वर्कर टाइप के जो लोग होते हैं उनके साथ तो बहुत पावरफुल अप्रोच चाहिए। लेकिन यदि सोफिस्टिकेटेड बॉस होते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे से, उनके साथ उसी तरह का बर्ताव कैसे हो सकता है। आपको एक बात, एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी एक पार्टिसिपेंट थी, मैं ये बहुत बैचेस लेती हूँ महिलाओं के। तो मेरी एक पार्टिसिपेंट थी, वो एचआर मैनेजर थी, और उनकी एक पूरी टीम थी, उसमें उनके भी एक बॉस थे। तो टीम में बहुत अच्छा माहौल था, बहुत प्यार से सब लोग रहते थे, लड़के लड़कियां कोई डिफरेंस नहीं। तो वो उसने नोटिस किया, 2-3 बार वो मैनेजर आते थे और पीछे से ऐसे क्लचर होता है ना, क्लचर खोल के रख दिया। तेरे बाल बहुत सुंदर है, बालों को क्लचर क्यों लगाती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगली बार उसने क्या किया, अगली बार उसने वो जो सड़क के जो 5 रुपए 10 रुपए वाले इतने क्लचर खरीदे, एक प्लास्टिक की बास्केट खरीदी, उसको अपने टेबल पे रख दिया। रखने के बाद पूरी टीम के सामने उसने बोला, ये लो आपकी बेटी, आपकी वाइफ, किसके पास कम है, पूरे लेके आ गई, इसमें से लेके जाओ। सारी टीम के सामने। अरे बॉस आपको आदत है, चलो इसमें से लेके जाओ, इसमें से इतना बड़ा उसने वो ड्रामा क्रिएट कर दिया कि उसके बाद उस इंसान की हिम्मत नहीं पड़ी वो क्लचर को हाथ में। तो बिना तरीके होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीका यूज किया जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि रामकृष्ण परमहंस का शायद आपने किसी ने हमने नाम सुना होगा, बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु थे। तो एक बार वो कहीं जा रहे थे, गांव क्रॉस करके वो जंगल में घुसने वाले थे। तो गांव के बाहर कुछ लड़के खेल रहे थे। उन्होंने कहा, गुरुजी आप इसमें से मत जाइए। बोले क्यों ना जाऊं इस जंगल में से? वहां बहुत जहरीला एक सांप रहता है और वो जबता है किसी को काट लेता है। उस सांप ने एक आध बार किसी को काट भी लिया था। तो गुरुजी बोले कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम लोग तंग करते होगे। बोले नहीं जी नहीं, हम तंग नहीं करते, जा रहे हो तो सांप की तो फितरत है, आसपास से जाओगे पैर पड़ेगा, सांप काटेगा। ठीक है। जब गुरुजी वहां परमहंस वहां से गुजर रहे थे, वो सांप बड़ा तगड़ा सा अच्छा नाग हेल्दी सांप मिला। अब ये जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं इनकी अलग एनर्जीज होती हैं। तो उन्होंने उस सांप को बोला कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू ये खेती किसानी वालों का मित्र है, इनके बिना, मतलब सांप को मित्र बोलते हैं ना, किसान का मित्र है, तो तू इनके बच्चों को काट क्यों रहा है? मत काट, तेरा कर्मा बहुत बड़ा है, तेरी जिंदगी का जो पर्पस है वो बहुत बड़ा है, तुझे कितने खेतों का मित्र बन के रहना है, कितनी फसलों को तुझे संभालना है, तो ऐसा मत कर, ये सही नहीं, तेरा बहुत बड़ा जिंदगी का पर्पस है। कि एनर्जी ऐसी थी कि वो एनर्जी से सांप एकदम मंत्रमुग्ध हो गया और उसने कहा ठीक है मैं अब नहीं काटूंगा। प्रॉमिस हो गया, परमहंस चले गए। अब ये थोड़ा बहुत खलते वेलते 1 आध हफ्ते के बाद आया, लड़कों ने फिर सांप देखा, उन्होंने उठा के वो पत्थर मारा, ये इससे भाग गया। बेचारे को लगा उसने कुछ नहीं किया। जब उसने देखा इसने कुछ नहीं किया, बाकी लड़कों ने भी उसे पत्थर मारने शुरू की थी। अब और हिम्मत आई, पूंछ पकड़ के उठा के उसे पटक दिया, तो लहूलुहान हो गया। अब वो लहूलुहान होके बेचारा जैसे तैसे वहां से छूट के चला गया। 1 आध महीने बुरे हाल बिल में पड़ा रहा। अब जब उनका परमहंस का वापस आने का टाइम आया, वह वापस आए, तो उन्होंने लड़कों से पूछा अब नहीं काटता ना सांप? बोले नहीं, वो क्या काटेगा, हमने उसे मार दिया। मर तो नहीं सकता, उसने मुझे प्रॉमिस किया था, उसका तो बहुत बड़ा पर्पस है, मर तो नहीं सकता। परमहंस वापस जंगल में गए, ढूंढा तो वो कहीं से हल्का कुछ करा, कुछ बिल थोड़ा मिल गया, तो उन्होंने आवाज लगाई सांप को। सांप ने कहा, उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या हाल बना रखा, बेचारा एकदम कमजोर, इतना हेल्दी सुंदर हैंडसम सांप, एकदम कमजोर सा सांप होके बिल में से कराता हुआ बाहर निकला। तो उन्होंने कहा कि भाई तुझे क्या हो गया, इतना कमजोर क्यों हो गया? तो वो बोला कि गुरुजी कुछ नहीं, वो उन लोगों ने मुझे मारा था, जमीन पे पटका था, उसके बाद मैं खाने के शिकार के लिए भी नहीं जा पा रहा, मैं तो अब मेरे में ताकत ही नहीं है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मौत आएगी मैं मर जाऊंगा।
अब गुरुजी ने क्या बोला? उन्होंने बोला तू कितना बेवकूफ है, तू कितना मूर्ख है, तुझे तो जरा भी अक्ल नहीं है। तो उसे बहुत बुरा लगा कि आपने मुझे बोला था कि इन बच्चों को पलट के मत काटो, ये वो खेतिहर किसानों के बच्चे हैं जिनके तू मित्र है, और जब मैंने नहीं काटा उन्होंने मुझे ये किया, तो आप मुझे बोल रहे मूर्ख है, आपने मुझे ठगा है। तो गुरुजी ने क्या बोला? भाई मैंने तुझे काटने को मना किया था, फन फैलाने को मना किया था क्या? समझ रहे हो? सांप करता है ना, केवल हिस से डर के भाग जाते हैं। जब सांप फुफकार मारता है तो फुफकार से डर के भाग जाते हैं। मैंने काटने को मना किया था, फुफकारने को मैंने मना नहीं किया था। बात समझ में आई? जरूरी नहीं है कि कौन सी सिचुएशन में हम फंसे हैं हमें कैसा जवाब देना है, लेकिन दिखाने के लिए, डराने के लिए कोई भी सिचुएशन होने दो, वो जॉब है, वो फैमिली है, वो जहां भी यदि कोई मुझे अननेसेसरली दबाने की कोशिश कर रहा है, अपने उद्देश्य को सही रखते हुए फुफकारने की ताकत मुझे ऊपर वाले ने दी है, तो मुझे काटने की जरूरत नहीं है, फुफकार के मैं काम निकाल सकती। तो ये हमको इस तरह की टीचिंग हमें अपने बच्चों को शुरू से ही देनी पड़ेगी। जो भी लड़कियां बाहर काम पे जा रही हैं, जो भी कर रही हैं, किसी का लेना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है क्योंकि हम महिलाएं हैं तो हम सर पे बैठ के, उसका भी ऐसा भी लॉट है, ऐसे भी लोग हैं, समझ रहे? तो वहां नहीं जाना है मैंने, वो नहीं करना है मैंने। खैर ठीक है, ये बात हमारी थोड़ी सी काउंसलिंग की तरफ चलेगी जो आपने सवाल पूछा, लेकिन मेरा कहने का आज जो मेरा मुद्दा था, मैं सिर्फ एक चीज चाहती थी कि हम अपने मन और मस्तिष्क को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि वो कोई बीमारी हो, वो कोई रिश्ता टूटा हो, वो किसी की डेथ हो, वो कोविड हो, जिस तरह से कोविड आया है, वो जो भी सिचुएशन हो, मेरा मस्तिष्क, मेरा मन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये जो इफेक्ट है ये मुझे छूकर ना जाए। कोरोना कोरोना कोरोना, कोरोना से इंसान नहीं मरेगा, कोरोना के डर से मर जाएगा। मुझे हुआ था पिछले महीने, 1 महीना घर में होम क्वारंटाइन थी, लेकिन एक पल के लिए भी ये थॉट नहीं आया था कि सांस, अरे आधे लोगों को सांस सही चल रही होती, क्योंकि पता है कि सिम्टम है कि सांस उखड़ने लगती है, तो सर्दी होते ही ऐसा लगता है सांस उखड़ रही है, एंजाइटी, असल में सांस नहीं उखड़ रही। गहरी सांसें लो, डीप ब्रीदिंग करो, उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट के छाती के नीचे एक तकिया रख लो, पेट के नीचे एक तकिया रख लो, उल्टा लेट के सांस ले लो, सांस आएगी, आ रही है, असली में है, इलाज कराना ही है। परंतु केवल डर से सांस नहीं आ रही, वो गलत है। एक सेकंड, एक मैसेज आया, जरा मैं उसको पढ़ लेती हूँ। ओके, मॉडल गांव से गंदगी दूर रखनी है, स्वच्छता, स्वस्थ और खुशहाल, ठीक है, फैंटास्टिक। हाउएवर आज हमारी कोशिश ये है कि हम अपने दिल और दिमाग को इतना मजबूत रखें, उसके बाद हम डेफिनेटली हाइजीन पे जाएंगे, हेल्थ पे जाएंगे। हमारे साथ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, आपकी सारी वो उन चीजों पे काम होगा। उसके बाद यदि आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, आप बिजनेस कैसे शुरू करना चाहते हैं, जो भी आप इस तरह की शुरुआत चाहते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, वो सब भी अपन बाद में करेंगे। लेकिन ये सब चीजें तभी होंगी जब मेरा मन और मस्तिष्क और दिल अलाइंड होंगे। क्या होता है जब मन में इतने सारा कचरा भरा होता है, समाज का, बाहर का, लोगों का, तो जो पॉजिटिव, जो सकारात्मक आना है, उसके दरवाजे मैं बंद कर देती हूँ, मैं आने ही नहीं देती। फिर मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी में पैसा नहीं आ रहा, मेरी जिंदगी में लक्ष्मी नहीं आ रही, मेरी जिंदगी में सुख नहीं आ रहा। उस सुख के दरवाजे तो मैं खुद बंद कर रही हूँ।
समझ रहे हैं? अब मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैं करना तो चाहती हूँ, कॉन्फिडेंस, विश्वास नहीं आ रहा, आत्मविश्वास की कमी है। जिनके बंद हैं कैमरे, वो कैमरा बंद करके भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसको लगता है मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, 4 पैसे कमाना चाहती हूँ, या जो भी आप सोचते हैं, लेकिन विश्वास, आत्मविश्वास की कमी है? थैंक यू सर। किसको लगता है ऐसा? हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम पहले ऐसा लगता था, बट जिस तरह से जैसे मैं सोशल वर्क से जुड़ती गई, अपने आप को मतलब अपने माइंड को इन बुरी थॉट से अलग करती चली गई, अपने आप को मतलब मैंने इस काबिल समझा कि मैं एक लेडी हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं किसी से तो कम थोड़ी ना मुबीना, हूँ। अभी जी जो आप जो भी कुछ कमा रही हैं, जी मैम। आपको क्या लगता है आप कितने दिन में इस इनकम से डबल पहुंच सकती हैं? जहां भी आप जो भी कमा रही हैं, मिनिमम कितना लगता है कि आप डबल पे पहुंच सकती हैं? मैम मैं कोशिश करूँ और मेहनत करूँ तो मैं उसका मतलब मैम 20-50% में आगे पहुंच सकती हूँ उससे, तो जितना मैं मुबीना, हूँ। अभी वो क्या रोक रहा है वहां पहुंचने को? वो कौन सी चीज है जो होने नहीं मैम दे? मैं आपको कैसे बताऊं, यहाँ पॉसिबल नहीं है कि अब मैं बता पाऊं, क्यों मैम? जिसका टैलेंट आज का, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैम। अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ था गवर्नमेंट सेक्टर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो वहाँ मैं इंटरव्यू देकर आई थी। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, बहुत बढ़िया गया था इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसका मैंने आंसर नहीं दिया था, बट सोर्स और फोर्स की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। किसकी वजह मुझको से? ये सोर्स और फोर्स आज सोर्स और भी है, फोर्स। फोर्स ओके ओके। उसकी उसकी वजह से आज भी मैम टैलेंट कहीं ना कहीं दबा हुआ है। मतलब हम इतनी मेहनत करने के बाद भी वही है, और एक बंदा जिसके पास सोर्स है और फोर्स से वो आगे निकल रहा है, और यही कहना चाह रही हूँ मुबीना, वापस आती जी हूँ। और कितने या लोग हैं, और कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि मेरे लिए कोई बोलने वाला नहीं है या मुझे सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मैं नहीं कर पा रही? और कितने? बहुत सुंदर चीज निकाली है मुबीना ने। मैम Thank you, ये मुबीना। बात सभी के साथ लागू होती है मैम। सभी के साथ लागू होती है। जी आज कितने लोग हैं? पार्टिसिपेशन कितने लोगों का? लेट मी सी, 31 पार्टिसिपेंट्स हैं। आप हेलो में से मुझे हेलो जो सीरियसली ऐसा फील करते हैं और उनको कुछ करना है, मैं सौरभ जी से बोलूंगी कि आप उनके कनेक्शन में आए, आप उनके पास अपने नाम दें, और उसके बाद वापस डिटेल में मेरे साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट, सौरभ जी, इनमें से 10 से ज्यादा मत लीजिएगा, 10 लोगों का ग्रुप करके आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल मैम, एक बार में हम 10 पे काम कर पाएंगे, ज्यादा पे मुश्किल रहेगा, ठीक है? बिल्कुल। मुझे इन लोगों से, आप लोगों से यही चीज से बाहर निकालवाना है आपको कि सोर्स ऑफ फोर्स, फॉरगेट इट। वो दुनिया उसी पे काम कर रही है। अपनी ताकत को मैं कैसे बाहर लेकर आऊं? ये आपके अंदर यहाँ बैठ गया है। जो मैं आपको मस्तिष्क में मांसपेशियों का दर्द की बात कर रही थी, ये सोर्स और फोर्स की फीलिंग भी इसी तरह दिमाग में बैठ गई है। इसको निकालना है, दैट्स इट। सब होगा, 100% होगा। यदि मैं 50 साल के बाद यूएन एम्बेसडर का अवार्ड ला सकती हूँ, यदि मैं 52 साल की उम्र में एक नया सपना देख के, यदि 2.5 लाख 3 लाख की इनकम पे थी तो 5, और 5 पे थी तो 10 लाख के सपने देख के उसे अचीव कर सकती हूँ, उसको अपनी जिंदगी में ला सकती हूँ, तो तुम लोग तो बहुत छोटे हो, आधी उम्र बच्चों से हो। मैम आपका नंबर चाहिए मैम, आपसे कांटेक्ट में रहना है मुझे तो बहुत, तो मुझे तो आगे जाना ही है और लोगों को भी लेकर जाना, मुझसे जुड़ी जो महिलाएं हैं, जरूर लड़कियां जरूर हैं। जरूर। लोग अभी यहाँ बोल नहीं रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किसको एक्चुअली, किसको लगता है कि वो फोर्सेस मुझे रोक रहे हैं। वो कौन से फोर्सेस हैं जो मुझे रोक रहे हैं? क्योंकि यस, यू आर टेलिंग समथिंग। 1 2 3 4 जिस फोन पे लिखा, आप कुछ बोल रहे हैं? मैम मैं निखा बोल रही हूँ बांदा से। जी निका। हाँ मैम, ये तो मुबीना जी कह रही है ना फोर्स की बात, वो रियलिटी है मैम। फोर्स बहुत
बहुत जो सोर्स होता है ना, वो बहुत जगह लोगों को काम नहीं करने देता। हम चाह कर भी वो काम नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं, चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर दबाव होता है। हम चाहकर भी लोगों के सामने उतना अच्छा नहीं कर सकते जितना हम चाहते हैं। पर फैक्ट है, ये मैं फेस करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने माना सिचुएशन सही नहीं है। सिचुएशन सबके लिए एक जैसी, थोड़ा सा फर्क हो सकता है। महाराष्ट्र थोड़ा बेटर है, यूपी से महाराष्ट्र बेटर है, ठीक है। मैंने आपकी बात मानी, कहीं इनकार नहीं है, लेकिन नहीं हो सकता है ये शब्द ऐसा है जो तुम्हारी डिक्शनरी से निकल जाना चाहिए। तुम्हारी तकदीर तुम लिखते हो, ये मैं कहना चाह रही हूँ। आपकी तकदीर आप खुद लिखते हो, क्योंकि तकदीर लिखने की कलम की निब को तोड़ के फेंक दिया गया है, और अभी नहीं, बचपन में। बुरा लगेगा सुनने में। जब हम अपने पास की बात करते हैं तो हमेशा ये याद करते हैं कि शादी होने के बाद ससुराल वालों ने मेरे साथ क्या किया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे घर वालों ने मुझे आगे बढ़ाने के लिए क्या किया। मुझे इससे फ्री होना है, ब्लेम गेम से फ्री होना है। ब्लेमिंग नहीं चाहिए, विक्टिम नहीं चाहिए। मैं बेचारी, मैं क्या करूं, कोई करने नहीं देता, हस्बैंड नहीं सपोर्ट करता, समाज नहीं सपोर्ट करता, फिर छोड़ दो सपने। या ये हो सकता है या ये हो सकता है, या तो मान जाओ कोई कुछ नहीं करने दे सकता, मैं नहीं करूंगी। दो नाव में पैर रख के मत चलो। या कुछ हो सकता है या कुछ नहीं हो सकता। नौकरी नहीं हो पा रही, आप में इतने क्रिएटिविटी के गुण हैं, आप कुछ घर से कर सकते हो। जरूरी थोड़ी है वो सामने वाले को रईस बनाने जा रहे हो ना आप। चलो एक सुंदर सा एक प्रोसेस करती हूं मैं आप लोगों के साथ। सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए। सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए। जैसा जैसा बोलती जाऊंगी वैसा वैसा अपने अंदर महसूस करते जाइएगा। बाकी भी जो लोग हैं जो वीडियो बंद करके हैं, वो बहुत सुंदर प्रोसेस है। आप सब लोग इस प्रोसेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। विकी की टीम भी पूरी, डॉक्टर रिचा, अस्मिता, स्मिता, विजयलक्ष्मी, all of you, Priyanka, all of you, all team can experience. This is a very beautiful visualization process which will help anytime and every time. All right. आंखें बंद कीजिए, 4-5 गहरी सांसें लीजिए। गहरी सांस नाभि से, आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। 4-5 गहरी सांसें लीजिए। अब मैं आपको 3 अलग अलग उम्र के पड़ाव में 3 अलग अलग भावनाओं के साथ लेकर जाऊंगी, ठीक है। याद कीजिए, जब आप 0 से, मतलब जब पैदा हुए तब से लेके 10 साल तक की उम्र, पहले जिंदगी के 10 साल। आंखें बंद कीजिए, ऐसे करके बैठे हैं, आंखें बंद कीजिए, आराम से बैठिए। पहले 10 साल आपके घर का आंगन, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, एक खुशहाल बच्चे के रूप में आप खेल रहे हैं। आप पूरी तरह से संपूर्ण हैं, कोई कमी नहीं, आत्मविश्वास से भरे हुए, पूरी तरह कंप्लीट, पूर्ण, खुश। और इसी भावना के बीच में याद कीजिए, जब पहली बार आपको बहुत जोर से गुस्सा आया था, बहुत जोर से गुस्सा आया। वो छोटा सा बच्चा गुस्सा कर सकता था? वो क्या बात थी? क्या किसी ने डांटा था? किसी ने मारा था? डराया था?
आपको डोमिनेट किया था, आपकी इंसल्ट की थी। क्या बात थी? कौन इंसान था? वो कौन व्यक्ति था जिसमें इतना जोर से गुस्सा आया था? याद कीजिए। और उस गुस्से की वजह से मन में क्या भावना आई थी? उसे महसूस करने के बाद 10 से 20 साल में जाइए, आंखें बंद, शांत चित्त। जब आप 10 साल से 20 साल के बीच में किशोरावस्था में थे, सबसे खूबसूरत उम्र, किसी भी लड़की के लिए सबसे प्यारी, किसी भी लड़के के लिए सबसे प्यारी उम्र 10 से 20 साल के बीच। याद कीजिए कब आपको बहुत गुस्सा आया था, वो कौन सी घटना थी। आंखें बंद रखिए। ये भी प्रोसेस बहुत काम करती है आपके मन और मस्तिष्क के ऊपर। वो कौन सी घटना थी, वो कौन सा इंसान था? वो क्या था? वो कोई रिश्ता टूटा था, वो कोई प्यारा सा प्यार था जो छूटा था, जिससे लड़ाई हुई थी, या वो माँ बाप जबरदस्ती शादी कर रहे थे, या पढ़ने नहीं दिया जा रहा था? वो क्या चीज थी? या किसी ने कुछ बोला था, मारा था, इंसल्ट की थी? वो क्या चीज थी जिस बात पे आपको बहुत जोर से गुस्सा आया था? और उस गुस्से ने आपके दिमाग में कौन सा भाव छोड़ा था? तीसरी बार में 20 साल से लेके अब तक वो कौन सी बातें हैं जिसपे बेइंतहा गुस्सा आता है? जी में आता है सब तोड़ फोड़ कर दो, सामने वाले को झकझोर दो। वो घर के तनाव, घर के झगड़े, वो पति पत्नी के रिश्ते की प्रॉब्लम्स, वो पैसे की कमी, वो रोजगार की कमी, कुछ करने की ख्वाहिश, या अपने आप पर गुस्सा, विद्रोह, इतना गुस्सा किस बात पे? हर उस परिस्थिति और घटना को याद कीजिए। यदि वो पैसे की कमी है तो उससे याद कीजिए, यदि जिम्मेदारियां हद से ज्यादा हैं तो उन्हें याद कीजिए। जब आप इससे को विजुलाइज कर देख चुके हैं, तो अब आपको देखना है कि आपके शरीर के किस हिस्से में ये गुस्सा आपको लग रहा है। कहीं दर्द है, कहीं भारीपन है। शरीर के किस हिस्से में इस गुस्से का एहसास है? गर्दन में दर्द, शोल्डर में दर्द, कंधों में, कमर में, जॉइंट में, सिर में, माथे में, कौन से हिस्से में वो दर्द और भारीपन का एहसास है? बहुत सुंदर, मैं समझ गई हूँ, सबके इशारों से समझ गई हूँ। अब ऐसे ही बैठे रहिए। दूसरा भाव, जब पहली बार
आपको ग्लानि का एहसास, ग्लानि समझते हैं कि कोई चीज की कुंठा जो मन में बन जाती, जब पहली बार आपने कुंठित महसूस किया, ग्लानि का महसूस किया, छोटी सी उम्र में शायद कुछ झूठ बोला, किसी को जवाब दिया पहले 10 साल में, किसी को पत्थर मार के भाग गए, किसी का नुकसान कर दिया। 10 से 20 साल में किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप अपने बड़ों को बता ही नहीं पाए, और बाद में ये कुंठा रही, ये ग्लानि रही कि मुझे ये बात अपने माँ से, अपने पिता से कह देनी चाहिए। बीस साल से अब तक कितनी बार इस ग्लानि और कुंठा का एहसास कि मैंने अपने सास ससुर को लुक आफ्टर देख नहीं पाई, ध्यान नहीं दे पाई, या अपने माँ बाप को ध्यान नहीं दे पाई, या पति के घर के चक्कर में माँ बाप को पूरी तरह मैंने इग्नोर किया, या अपने बड़ों को जवाब दिया, या जमीन पैसा जो मेरे हिस्से का होना चाहिए था मैं उसके लिए लड़ नहीं पाई, मैं बोल नहीं पाई, मैं कमा नहीं पाई, मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसका खड़े होके मैं जवाब नहीं दे पाई। मैं लड़ना चाहती थी, मैं कहना चाहती थी, मैं नहीं कह पाई, मैं कुंठित हूं, मुझे ग्लानि है। मेरी ये कुंठा दिन पर दिन मेरे अंदर अजीब सा दर्द पैदा करती है। जब आप इस अनुभव से गुजरे तो याद करने की कोशिश कीजिए, ये कुंठा आपके शरीर के किस हिस्से में जमा हो रही है। कमर का निचला हिस्सा हो सकता है, वो आपके कंधे हो सकते हैं, वो आपका पूरा वर्टिबल कॉलम जिसे बोलते हैं गर्दन, बैक, साइड, सिर के, देख नहीं तो पेट, कौन सी जगह है जहां ये भाव स्टोर हो रहा है। और तीसरी बार, बस ये आखिरी बार एक चीज आपको विजुलाइज करने को बोल रही हूँ। तीसरी बार एक नए भाव के साथ अपने बचपन में जाइए, 0 से 10 साल, जब आप पहली बार डरे थे। किस बात का डर था? अंधेरे का डर, गांव में लाइट बहुत चली जाती थी, सांप का डर, बिच्छू का डर, किसी जानवर का डर, पानी का डर, करंट का डर, स्पीड का डर, किस चीज का डर? कौन सा डर? ये कोई डांटेगा, ये कोई मारेगा, दादी दादा, नानी नाना, माँ पापा, चाचा ताऊ, भाई, कोई ऐसा इंसान जो आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था और बोल रखा था कि बताना मत वरना बदनाम कर दूंगा, वरना सबको बता दूंगा, कोई ऐसा डर? कुछ पल के लिए थोड़ी घबराहट महसूस हो सकती है, कोई बात नहीं, बहुत नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। गुजरिए इस जर्नी से, इस यात्रा से गुजरिए। रोना भी नॉर्मल है, गुस्सा करना भी नॉर्मल है, 4 आंसू निकल आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थकान महसूस हो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 10 साल से 20 साल के बीच में बहुत 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 डर लगा था। वो किसी इंसान का डर था, वो किसी बीमारी का डर था, वो किसी के छूट जाने का डर था, किसी से बिछड़ जाने का डर था। कौन सा डर था?
जो दिमाग में नासूर बन के बैठा है, जो आज भी डराता है किसी दूसरे रूप। बीस साल से अब तक किस बात पे सहम जाते हैं आप? हमें कोई हाथ उठाता है, किसी की शराब की लत, जुआ, किसी की मौत, किसी की बीमारी, कोई जिंदगी से चला गया तो बहुत कॉमन है। किसी के छूटने का डर, यदि इस डर का एहसास है तो ये डर शरीर के किस हिस्से में है? माइग्रेन बन के सर में है या किसी और रूप में? ये डर कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है? धीरे से खड़े हो जाइए, आंखें खोलिए, खड़े हो जाइए और सोचिए आपके सामने एक इतनी बड़ी बॉल मैंने आपको दी है, फुटबॉल की तरह। ये सारा डर, ये सारी ग्लानि, आंखें खोल सकते हैं, सब कुछ उस बॉल में डालना है। दिल दिमाग से, पूरे विश्वास से सारे भाव उस बॉल में डालने हैं, उसको उठाना है और बहुत दूर फेंक देना है, आपकी जिंदगी से बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए। उसे जाने दीजिए अपनी जिंदगी से। जब तक ये नहीं जाएगा खुशियां नहीं आएंगी। वापस बैठो, आंखें बंद करो, सोचो, अब मैं जो बोल रही हूं वो देखना शुरू करो। आज अपनी खुशनसीबी को देखो। आप अनाथ नहीं थे जब आप पैदा हुए, आप अपाहिज नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपके हिस्से में खाना है, छत है, और ये सारी नेगेटिव एनर्जी को निकालने के बाद आज आपके ऊपर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में फ्लो हो रही है, क्योंकि आपने ये पहला प्रयास किया है अपनी जिंदगी से इस डर को, इस ग्लानि को, इस गुस्से को बाहर फेंकने का। और जितना आप उसे बाहर फेंकते जाएंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके सारे शरीर में आ रही है। वो अल्लाह है, वो जीसस है, वो शिव है, वो दुर्गा है, उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो एनर्जी एक एक करके आपकी सारी कोशिकाओं में भरी जा रही है। ऑक्सीजन से भरा हुआ हेल्दी खून आपके शरीर की एक एक कोशिका को हेल्थ, उम्मीद और पॉजिटिविटी दे रहा है। आज के बाद आप किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे कि किसी एक XYZ इंसान ने आपकी जिंदगी की तरक्की को रोका। आप खुद अपनी डेस्टिनी लिखने को तैयार हो, क्योंकि आपको पता है ये जो भी लोगों ने दिया था ये आप अपने दिमाग से, अपनी आत्मा से बाहर निकाल के फेंक सकते हैं और अपने आप को पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा से भरकर अपनी पूरी जो आपकी कहानी है उसको दोबारा लिख सकते हैं। हाय।
बस आपको डिसाइड करना है। चलिए आंखें खोलिए और मुझे बताइए किसके शरीर के किस हिस्से में कुछ तकलीफ थी और ऐसा लगा। जी मैम, पहले मेरे सर में दर्द हुआ, फिर इधर कंधे में, यहाँ पे मतलब यहाँ से लेके पीठ में दर्द हुआ। हेलो। हाँ जी मैम मेरे सर में दर्द हो गया बहुत। सिर में दर्द हुआ बहुत। तो देखिए जिसके भी, हर किसी के ही हुआ होगा ये शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट बहुत फिजिकली अप्रूव्ड है, ठीक है, ये होता ही है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने किस अंग का ख्याल ज्यादा रखना है, ठीक है ना। तो सिर का ख्याल कैसे रखेंगे? सिर में तो इतना कचरा भर रहा है जी। गंगा जी आप म्यूट पे हैं, आपका फोन म्यूट पे है, आपको म्यूट हटाना आता है? जी बोलिए। मैम हटिया। कहाँ? मैम जब टेंशन ही लेंगे, कोई बात सोचेंगे नहीं, तो हमारा दर्द अपने ही चला जाए। एक्चुअली क्लियर नहीं है आवाज, इन्होंने कहा क्या बोला, कोई मुझे बता सकता है यदि कोई समझा तो? जी मैम। मैम अगर कोई भी बात हाँ गंगा बोलो ना। मैम जब हम कोई गलत बात सोचेंगे नहीं, उसे में भी नहीं रहेंगे, सिर का दर्द अपने आप ही चलाएगा। नहीं ले तो दर्द कैसे होगा? दर्द कैसे चला जाएगा ये बोल रहे हो आप? जी मैम दर्द हो नहीं मैम, जब हम टाइम नहीं लेंगे तो सिर में होगा, जो फिजिकली बात से निकाल देखेंगे बाहर। हाँ तो यही तो माइंड पावर है, लेकिन सबसे पहले उसको समझना कि कैसे काम करता है। ऐसे तो बोलना शुरू किया माइंड पावर, माइंड में सब होता है, लेकिन उसको देखो तो सही। अभी आप देख रहे हो उसको कि वाकई में ये कैसे काम करता है। तो जब तक आप उसको सबूत के बतौर देखोगे नहीं, तब तक आप उस पर विश्वास नहीं कर पाओगे। तो विश्वास नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो जब आप इस पूरी प्रोसेस से जाते हो और आपको जब इफेक्टेड एरिया पता लगता है कि हाँ ये मेरा बॉडी का हिस्सा इफेक्ट हो रहा है। अभी देखिए मैं ये सब बातें क्यों कह पा रही हूँ, मैंने बोला आपको 8 मेरी सर्जरीज हुई थी, ठीक है ना, उसमें से एक गॉल ब्लैडर भी निकला था। गॉल ब्लैडर में यौगिक तरीके से यदि बात की जाए, शारीरिक हेल्थ की बात की जाए, माइंड की बात की जाए, तो गुस्सा स्टोर करता है, गुस्सा जाके रहता है, पथरी बनता है। और वाकई में बहुत सालों इस गुस्से को मैंने दबाया था। यही अच्छी जवाब नहीं देना, चुप रह जाना, कब तक, किस लिमिट तक? मेरी बॉडी मुझे बताती है कि भाई अभी खट्टा बहुत हो गया। यदि फिर भी मैं नहीं सुनती हूँ तो फिर ये नौबतें आती हैं कि ये ऑपरेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यदि मैं पहले ही सुन लेती हूँ, यदि मैं पहले ही समझ जाती हूँ, मैं उसकी केयर करने लगती हूँ। ये इतना प्यारा सा दिमाग, इतनी सुंदर सा शरीर ऊपर वाले ने दिया है। आज आप इंसान के रूप में पैदा हुए हो। मैं कोई गाय नहीं हूँ, मैं कोई भैंस नहीं हूँ, मैं कोई नदी नहीं हूँ, मैं कोई पहाड़ नहीं हूँ, मैं कोई पेड़ नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। कितनी बड़ी घटना है ये, और मैं कैसे गुजारे दे रही हूँ, ये मेरे हाथ में है। मुझे ये समझने को 50 साल लग गए। मैं नहीं चाहती आप लोगों को ये समझने में 50 साल लग जाए। तो ये जो अनुभव आप ले रहे हो, किसी ने आपको कुछ कह दिया, जो दिन भर ही होता है। ज्वाइंट फैमिली, यूपी में तो ज्यादा करके ज्वाइंट फैमिलीज होती है, 80% ज्वाइंट फैमिलीज होती है। जी मैम। वो ज्वाइंट फैमिली में कोई ना कोई कुछ ना कुछ पूरे टाइम कहता है। आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है
बेशक वो सामने जो भी कह रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से बात करें, कोई आपका दुश्मन नहीं है, उनको उतनी समझे वो बोल रहे हैं। आपके पास इतना होना चाहिए कि किस बात पे आपको टेंशन देना है, किस बात पे आपको टेंशन नहीं देना, साइड निकल लेना है, जगह छोड़ देनी है, जहां आर्ग्यूमेंट्स है वहां से हट जाना है। यदि कोई बड़े हक की बात है तब एकदम सामने आके बात करनी है, लेकिन जब आप खींचते हो, जब आप चिड़चिड़ाते हो, जब अपने गुस्से को बच्चे पे पीट के निकालते हो, वो सब आपकी कमजोरियां बताता है। कितने लोग होते हैं, गुस्सा आता है पति पे, गुस्सा आता है सास पे, गुस्सा आता है देवर पे, उतरता किसमें, वो छोटा बेचारा बच्चा तड़ तड़ तड़, 3-4 लग गए, बात खत्म। होता है ना ऐसा? जी मैम। कार्टून से समझ में आ रहा है मुझे, होता है ऐसा। जी मैम। तो ये नहीं करना है। जितना आप चिड़चिड़ा रहे हो, जितना आप खींच रहे हो, उतने आप हिले हुए हो नीचे से, अंदर से, पैरों से। और आप हिले हुए हो, इसका मतलब है कि आप मानसिक तौर पे अभी स्ट्रांग नहीं हुए हो। जब तक आप मानसिक तौर पे ताकतवर नहीं बनोगे, जब तक आप अपनी मन की शक्तियों को नहीं पहचानोगे, तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और मन में इतनी 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 ताकत है जो एंडलेस है। हम जो, आपको कितना लगता है आप अपना दिमाग कितना % यूज करते हो? कौन बताएगा कितना % दिमाग आप अपना यूज करते हो? कितना प्रतिशत आप अपने दिमाग का इस्तेमाल, आप अपना दिमाग यूज करते हो? अपनी समझ से तो मैम सब कोई 100% यूज करता है। क्या बात कही, 100%। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है? बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जी 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 मैम। सुना है ना? जी मैम। हाँ, उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा अपना दिमाग यूज किया था, और उस दिमाग को यूज करने का परसेंटेज था 4%। जी। तो अब सोच लो मैं और आप कितना यूज कर रहे हैं। जी मैम। गूगल करके देखना, गूगल करते हो ना आप नेट पे, आप गूगल करना, उसमें देखना अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना सबसे ज्यादा कौन सा अपने दिमाग का इस्तेमाल कितना किया? 4%। तो हम लोग कहाँ बैठे हैं? 0.25%, चवन्नी अठन्नी जिसे बोलते हैं ना, जी जी जी, वो लेवल पे बैठे हुए हैं हम। 25%, 50%, उतना भी नहीं, 0.5%। 100% बहुत दूर हो गया, 50% बहुत दूर हो गया, 4% अल्बर्ट आइंस्टीन ने यूज किया था। जी मैम। लेकिन मेरा कहना ये था कि लोग सोचते हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि हम तो अपना पूरा ही दिमाग यूज कर रहे हैं, वो हम लोगों की सोच। हम अपना दिमाग जो पूरा यूज कर रहे हैं, वो आसपास का क्या चल रहा है, गॉसिप क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसमें आ रहे हैं। हम अपने दिमाग की शक्तियों को नहीं पहचान रहे हैं। जी मैम। एक बार जब मुझे ये पता लग जाता है कि मैं किस किस चीज के काबिल हूँ, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मैं नौकरी के भी मोहताज नहीं रहती हूँ। मुझे बस डिसाइड करना है मुझे कितना पैसा मंथली चाहिए, और सब कुछ जो मैं घर का कर रही हूँ उसके साथ कर सकती हूँ। वो सब बहाने भी नहीं होते कि मैं क्या करूं, अरे ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ करूंगी, हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग को तय करना पड़ेगा, मेरे को ये सेट करना पड़ेगा, ये मेरी इनकम है, ये मेरा टैलेंट है, ये टैलेंट से मैं ये इनकम जनरेट करूंगी, हर हाल में करूंगी। जब आपने ये डिसाइड कर लिया, रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा कहने का मतलब है। मैं मानसिक ताकत पे इतना जोर, माइंड पावर पे ताकत पे इतना जोर इसलिए दे रही हूँ कि आपका माइंड जिस दिन डिसाइड कर लेगा कि आपको ये चाहिए, रास्ते अपने आप। दीदी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। ठीक है, समझे आप कुछ थोड़ा बहुत? जी मैम। बाकी किसी को कुछ पूछना है? आखिरी का आधा घंटा, मैं 5:30 बजे बंद करूंगी। किसी को कुछ पूछना है? कोई और प्रोग्राम चाहिए है? हमारे पास हेल्थ हाइजीन के लिए तो मैंने बोला डॉक्टर्स आके लेंगे। कुछ लोग हमारे पास हैं भी। हेलो। हाँ जी। हेलो। यस जी मैम, मैं दीक्षा श्रीवास्तव प्रयागराज से। आवाज नहीं आ रही दीक्षा आपकी। जी मैम, मैं इलाहाबाद से बोल रही हूँ।
और मुझे खास तौर पे हाइजीन के बारे में ही कुछ अच्छे क्लासेस चाहिए जिसमें काफी लेडी हों और उस बारे में हमें थोड़ी So जानकारी चाहिए hygiene, था। you are talking about the personal hygiene, women hygiene, right? हाँ, फीमेल हाइजीन। Fantastic. So we have Asmita, anybody, Dr. Richa? Anyone wants to take hygiene topic with them? Smita, would you like to go ahead? Vijay, you would like to go ahead? भारती, हाँ दीक्षा जी, हम एक्चुअली ये सेशन करने वाले हैं आगे, तो आगे जी के मैम। सेशंस में हम न्यूट्रिशन करेंगे, हम हाइजीन करेंगे, आपका ओवरऑल हेल्थ। ओके मैम, थैंक यू। और मेंस्ट्रुअल, एक्चुअली राइट, सारा कुछ होंगे। मैं कुछ लेडीजों को लेके यहाँ पे काफी मतलब एक ग्रुप मान लीजिए 100 से ऊपर ही है, तो उन लोगों के बारे में हाँ, मुझे सैनिटरी पैड के बारे में ज्यादा था। इस पे मेरा एनजीओ चलता है, मैं खुद का एनजीओ चलाती हूँ। ओके। और इस पे मुझे हाँ, मुझे इस पे मैम कुछ पॉइंट हैं जो कि हालांकि कुछ तो पता है, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि मुझे आप लोगों से जानकारी चाहिए, और कुछ उन लोगों पे ऐसा हो कि वो खुद से कुछ कर पाए। जी ठीक है दीक्षा जी, पॉइंट नोटेड। भी हमारे पास काफी ऐसे मॉड्यूल्स है जहां हम काम कर सकते हैं। इस सेशन के बाद आप सौरभ जी से कनेक्ट करके हम बात कर सकते हैं। ठीक होगी, सौरभ सर से बात आपके जैसी। ठीक है दीक्षा जी, तो हम कर सकते हैं, ये जरूर करेंगे। और आपसे हम बात भी करेंगे पर्सनली, एक 1 to 1, ताकि आपके जो जरूरतें हैं, आपकी जो 100 महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई है, उनकी जरूरतें वो जान के ही फिर हम वो मॉड्यूल डिजाइन कर सकते हैं। जी मैम, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। Anything else? Anything else? अरे सॉरी, हाँ, और किसी को क्या पूछना है? हेलो मैम। कोई सवाल, कोई बीमारी, कोई ऐसी परेशानी जो लग रहा है कि हाथों से बाहर जा रही है, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। मुझे पता है अभी आप लोगों की दिक्कत क्या हो रही है, जो मैं इशारों में समझ रही हूँ। आसपास लोग बैठे हुए हैं, किसी के घर में अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम है, हस्बैंड बहुत पीते हैं, पर अभी बोलूं कैसे फोन के ऊपर कि मेरी मुसीबत तो ये हो रखी है। तो ये सब चीजें जो मैं आप लोगों को समझ पा रही हूँ, काफी कुछ समझ चुकी हूँ। तो यदि कोई कॉमन चीज है जो आप पूछना चाहते हैं। हाँ जी मैम, पहले तो मैं आपका बहुत थैंकफुल, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज आपने जो हमारे अंदर से डर था वो बाहर निकाल दिया, जो थोड़ा बहुत था वो आपकी वजह से आज बिल्कुल ही क्लीन हो गया है माइंड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहे हैं, तो और हम और भी अपनी बहनों को अपने साथ जोड़कर आपकी तरह मतलब और अपनी टीम इंडिपेंडेंट जो बना सकते हैं, हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं अगर आप जैसे मतलब हमारे साथ हैं। मैम, जैसे आपने हमें आज मतलब एक इस तरह से प्रैक्टिकली समझाया किस तरह से हम अपने मतलब यादों से बाहर आ सकते हैं, हम कितनी बुरी सिचुएशन से गुजरे हैं, उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे हमेशा जुड़ी रहूँ। और जैसे मैं सोर्स और फोर्स की बात की थी मैम, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई रोक पाएगा। सोर्स और फोर्स तो बहुत दूर की बात रही। थैंक यू मैम। और सौरभ सर और अपने सर हीरालाल सर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे भी इस टीम का हिस्सा बनाया, उन्होंने मॉडल गांव का हिस्सा बनाया, और इसे मैं अपनी और भी बहनों को जोड़ रही हूँ अपनी तरह। उनको भी मैं आगे लाना चाहती हूँ। जो लोग मुझे कल गिराने में लगे थे मैम, आज मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। और मैं मैम 4 लाइन एक गाना गाना चाहती हूँ सब बहनों के लिए। तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं गा सकती हूँ। बाबुल प्यारे सकन सजारे ओ सुन मेरी मैया, बाबुल प्यारे सकन सजारे ओ सुन मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मजेदार में नैया। सब मिलकर कहिए ना, अपने म्यूट करके। बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मजेदार में नैया, ना मजेदार में नैया। पैरों से चलूंगी, पंखों से उड़ूंगी, मुझे क्या रोकेगा
मिलेगा रुपया, अरे मुझे क्या रोकेगा रुपया। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा पे उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी, मैया तेरे घरों दे की चुड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही घर वापस आऊंगी, क्या शादी से आगे जिंदगी ही नहीं, क्या शादी से आगे जिंदगी ही नहीं। और मैं सब बहनों से ये कहना चाहूंगी कि शादी से भी आगे जिंदगी है, जिस तरह मैम आपने कही थी। ये गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, इस वजह से मैंने सुनाया। मेरी वॉइस अच्छी नहीं है। गुड नहीं वॉइस की कोई सुना बात है। नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वही आपका गाना बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। लवली, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, बहुत मैम, आपसे बहुत हौसला मिला है मुझे आज, बहुत मैम थैंक्सफुल। और मैं आपके बस जब आप मेरे सामने होंगी तो मैं आपको हक करना चाहूंगी, वर्चुअल हक। बिल्कुल। अभी तो जरूर जरूर जरूर। मैं बहुत लकी हूँ कि आपसे मुझे बात करने का इतना मौका अच्छा मिला है। और मैं बहुत मॉडल गांव की बहुत थैंक्सफुल हूँ। बहुत शुक्रिया मॉडल गांव की पूरी टीम को कि मुझे भी इस टीम का, इस परिवार का हिस्सा बनाया, और आगे भी ऐसे ही मुझे अपने साथ जोड़े रखिएगा। और मेरी एक यहाँ सिस्टर है मैम, नाजली मैम, आप देख रहे होंगे उन्हें, तो उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किए हैं और अपनी लाइफ को बहुत आगे लेकर गई हैं। मैं देख के समझ चुकी हूँ, मैं नाज़नीन की पूरी पर्सनालिटी को समझ चुकी हूँ। और इनसे मिलकर तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। मेरे घर आई थी नाजली मैम, और बहुत मतलब इनसे मुझे बहुत आगे बढ़ने का एक हौसला मिला था। और बहुत अच्छी लेडी है, बहुत लेडी इनके साथ जुड़ी हुई है। और मैं चाहती हूँ कि सब मिलके इनके लिए एक बार क्लैपिंग कर दे मैम, आप भी। थैंक यू नाजली मैम। यहाँ पे ये वीडियो ऑन करके आपस में बात करने का काम एक्चुअली वही महिलाएं कर रही हैं जो शेरनियां बन चुकी हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं भी समझ रहे हैं। यस यहाँ बड़े दमदार लोग आके खड़े हो पाते हैं ये सब बात करके, लेकिन फिर भी पॉजिटिव, अच्छा, फैमिली को लेके सही उद्देश्य के साथ। सबसे बड़ी बात है हमारे दिमाग का अंतरंग उद्देश्य सही होना चाहिए, हमारी विचारधारा सही चाहिए। मैम एक बंदे ने मुझसे कहा था मेरी लाइफ में कि मैं वो अचीव नहीं कर सकती, एक चीज मुझसे ऐसी कही थी कि मैं अचीव नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसे अचीव करके दिखाऊंगी। उसके मुंह पर जरूर इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह उसके मुंह पर मुझे ये थप्पड़ मारना है कि तूने कहा था ना कि मैं नहीं कर सकती। मुबीना रुको। यदि ये भाव से जाओगी कि मुझे उसे थप्पड़ मारना है, मैं करके बताऊंगी, तो अवरोध आएंगे, तो रुकावटें आएंगी। जी मैम। आपको इसलिए करना, सुनो, आपको इसलिए करना है क्योंकि आप में वो काबिलियत है। लेकिन मैम हमारी सोसाइटी में लोग ये कहते हैं मैं आपको बच्चे जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो बोलते हैं लोग बहुत इरिटेट करते हैं। बहुत को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल मैम। तो जब खुदा से जब बात खुदा से हो रही है तो ये आसपास के लोग कौन हुए कि तुम क्या कर पाओगी क्या नहीं कर पाओगी। ना हमें उन्हें बताना है, ना हमें उन्हें हराना है। बिल्कुल मैम। मुझे मेरे को अपने पैरों पे खड़ा करना है, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है मुझे किसको नीचा दिखाना है, किसको हराना है। नहीं समझे। इसलिए मैं वही रोक रही हूँ। बिल्कुल थैंक यू मैम, आपने ग्रेट जॉब। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। I think the women, I mean, few participants who are actually interacting. Yes. So I think we should be able to finish it now, right? Definitely. So, Saurabh ji, anything else from our side, or we could conclude the session? Then I could do that. Right, ma'am. Just I'll take a minute to first of all thank Bharti Chauhan, ma'am. That was really moving and very insightful.
मुझे ये लगा कि जितना ये हमारे मॉडल गांव से जुड़ी महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट था, उतना ही हमारे नेटवर्क में जितने भी मर्द हैं, ये उनके लिए भी उतना ही इंसाइटफुल था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वी एज मेन, हमारी अपब्रिंगिंग में वो चीज़ नोइंगली अननोइंगली आ गई है। एंड आप जैसा कोई एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव जब चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में डालता है, तो हमें खुद रियलाइज होने लगता है कि कहाँ पे हम शायद ऑर्गेनिकली गलती कर रहे थे। एंड तो मेरे को इनफैक्ट लग रहा है कि हमने गलती की महिलाओं को जोड़ के, हमें यहाँ पे पुरुषों को भी बुलाना चाहिए था, उनके लिए भी इक्वली इंसाइटफुल होता। सर आई डू इट फॉर बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, और हमें मॉडल गांव से जुड़कर और इस तरह मीटिंग में जुड़ने का जो आपके द्वारा हमें मौका मिल रहा है सर, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको सर। So Saurabh, actually I do it for both men and women both. Because I found it so relevant for men also, ma'am. Absolutely, it is indeed. If we are a part of the problem, we should know about it. So yes, exactly. So, but thank you so much. It is really thought provoking, और especially जो हमारी उनके लिए बहुत ही जरूरी है. They need an anchor point like this to fall back. और मैं हमेशा अपनी टीम से बोलता हूँ कि हम कभी ये ना बोलें कि हम विमेन एम्पावरमेंट में महिला सशक्तिकरण करेंगे, क्योंकि वो एक इट हैज एन अंडरटोन ऑफ लिबरल, वो लिबर्टी दिखती है कि हम अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं एंड देयरफॉर वी आर एबल टू डू समथिंग फॉर विमेन. वैसा है नहीं. तो इट इज जस्ट अबाउट यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म each other, and that is our endeavor. Thank you so much for your time, ma'am. Thank you for sharing your experiences in life. Thank you, Vijay Lakshmi ma'am, for bringing this to us. I'm sure we would be able to plan a prolonged calendar together and see the interest that these things are generating amongst the audiences. हम एक अच्छा calendar को create कर सकते हैं, and then we can make it a long-lasting thing that we keep going for people everywhere. So thank you so much, and Vijay Lakshmi ma'am, please. Sure. Yeah. Bharti ji, first of all, thank you very much. Along with all the other girls over here, even I, experienced something that relaxed me. I have gone through your sessions earlier, but once again, it was a very good session by you. सभी लड़कियों को I'll definitely say धन्यवाद. आप लोग आए, हिम्मत करके बैठे, तो जो सबसे पहला पड़ाव है वो आप लोग क्रॉस कर चुके हैं. जो झिझक होती है उससे अभी आप निकल चुके हो. तो अभी आपको जो नेक्स्ट स्टेप्स लेना है, आपको समृद्ध बनना है, सक्षम बनना है और आपकी स्वास्थ्यता का ख्याल रखना है. तो ये जो तीनों मॉड्यूल्स हैं वो भी हम कवर कर सकते हैं. जैसे सौरभ जी बोले, हम लॉन्ग कैलेंडर बना सकते हैं साल भर के लिए, और आपके इंटरेस्ट के अनुसार सेशंस हम कस्टमाइज करके भी बना सकते हैं. हमारे साथ स्मिता है जो बहुत ही काबिल है और बहुत ही प्रोत्साहन देती है ये सारे एक्टिविटीज के लिए. सो थैंक यू टू स्मिता ऑल्सो. A special thanks to Dr. Hiralal, who is part of this talk today. My first interactions were with him, and उन्होंने मुझे सौरभ तक connection वगैरह करके दिए, जिसके वजह से we could have this session. So thank you very much, and we will stay in touch for planning our further sessions. Yeah, thank you. Thank you so much. Hello, ma'am. जी बोलिए. मैम मैं कहना चाहता हूँ कि मीटिंग हफ्ते में क्या रखें आप? क्या रखूं? मीटिंग हफ्ते में हो चाहिए, ताकि हम अपने ग्रुप के साथ में बैठ के. अच्छा, आपको अपने ग्रुप के साथ में करना है. ठीक है जी मैम, एक मीटिंग और चाहते हैं आपके साथ. एक क्या मैम, कई मीटिंग चाहते हैं आपके साथ. अच्छा, जरूर. मैम हम सबके साथ आप एक ग्रुप बना लीजिए प्लीज. हमें ऐसे मतलब एक टीम की जरूरत है, ताकि हम भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें और इस प्रॉब्लम से निकल सकें सब मिलकर, जितनी भी बहनें. इस समय जितना भी हम लोग कम कहें, ज्यादा से ज्यादा कहें उतना ही कम होगा. ये इस सर हीरालाल जी के लिए और आपके लिए मैम, जो आज हमें और सौरभ सर के
ये कि जो मौका मिला आपसे बात करने का, और आपके द्वारा जो हम लोगों की भावनात्मक जुड़ाव थे, जो बचपन से लेके अभी तक जो दर्द भरी हमारी कहानी थी या मतलब कुछ अच्छे पल थे, वो याद दिलाने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत मैम आज तो मन ही नहीं कर रहा है मीटिंग खत्म हो, आप जाएं यहाँ से। मन कर रहा है ये लंबी चले मीटिंग। मैम मैं आपको बताना आपने टाइम का दे दिया है कि 5:30 पर सेशन बंद हो जाएगा। मैं एक बात बताना चाहूंगी मैम, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर काम कर रही हूँ। जी मैम। जी मेरा ना, मैं बिल्कुल मैम से बात करके उनका जैसा टाइम का शेड्यूल रहता है उसके हिसाब से हम लोग जरूर रेगुलर सेशन प्लान करेंगे। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज जो मैम ने आप लोगों से बोला है वो उसे रात तक भूल ना जाएं और कल से अपने नॉर्मल रूटीन में नहीं सर, अपने दिमाग में बिल्कुल कहीं ये भूल ही नहीं पाएंगे सर। हाँ बिल्कुल, ये वरना फिर हमारी सारी मेहनत जो है और मैम ने जो इतना टाइम दिया वो सब खराब हो जाएगा। तो इसे अपने नहीं जीवन सर, हम में लोग इतना सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, की बात बोलने वाली तो यही नहीं है। कभी चाहते थोड़ा नहीं हम लोग अपनी मेहनत कम करें, हम जब आगे बढ़ेंगे तभी तो। मैम ने तो मेरे माइंड से निकाल दिया, सारा डर ही निकाल दिया। थैंक यू मैम, एक बार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोर्स और फोर्स के लिए। मैं भी याद रखूंगी ये 2 वर्ड, सोर्स और फोर्स। मैम मेरे साथ ही गुजर चुका था, इस वजह से मैंने शेयर की। मुझे तो मैडम से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। मैं सोचती हूँ हमेशा मैम मुझे ऐसे ही हम लोगों को ये समझाते रहे, उनकी बात हम सुनते रहे। बहुत अच्छे हैं और हद ज्यादा और मैम मैं तो बहुत लकी हूँ क्योंकि मैं यूपी सेक से भी जुड़ी हूँ और फिर मॉडल गांव से भी जुड़ी हूँ, जिसके डायरेक्टर जो हीरालाल सर हैं दोनों जगह मेरे साथ हैं, तो मैं तो बहुत लकी हूँ। सर को बहुत बहुत थैंक्स, एंड दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल इनिशिएटिव you have started, sir, and I saw that on LinkedIn and got connected to you with LinkedIn, and at the same time even Vijay Lakshmi also. It was really fantastic and you're doing so well, and Saurabh is really, I mean, this is amazing. This is a very different thought you have perceived and conceived, rather I should say, and amazing work done, and I would really say myself lucky to get associated to this. We all, Vijay Lakshmi, Smita, and all of us, our whole team is there. So Asmita is there. Yeah. So that's great. Thank you so much, and my gratitude to all of you. Thank you so much for your time, ma'am, and I'll be in touch with Vijay Lakshmi ma'am to try and make this a regular interaction between us. Great. Thank you everybody. Thank you ma'am. Okay ma'am. Bye ma'am. Bye.